Friends, Namaste. I'm once again before you for class 10 students with subject history. We are going to study about uh, first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. यहाँ टर्म आ रहा है नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म को यदि हम देखें तो इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता। लेकिन यदि इस टर्म को हम डिफाइन करें तो नेशनलिज्म इज ए पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी that promotes the interest of a nation as a whole. नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक फिलॉसफी है, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी, जो प्रमोट करता है ना पूरे राष्ट्र के इंटरेस्ट को, यहाँ इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रमोट न करके ये किसकी बात करता है? पूरे राष्ट्र, नेशन एज ए होल, उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करता है। ये है नेशनलिज्म। और ये जो कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म का, ये इमर्ज्ड हुआ यूरोप में ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान इसकी उत्पत्ति होती है नेशनलिज्म की। और इसकी उत्पत्ति जो हुई, इट मार्क्ड द डाउनफॉल ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, एंड द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसेंस, व्हिच लिटरली मीन्स रीबर्थ। और ये इसकी शुरुआत कहां से होती है? आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के पतन के बाद। और दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसेंस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रीबर्थ, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, रेनेसेंस, पुनर्जागरण। और इसका लिटरेरी मीनिंग होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। हम लोग अब थोड़ा इस चैप्टर में जानेंगे। आपके चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज में एक फिगर दिया गया है, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म was illustrated by a French artist named Frédéric Soriot। यहाँ आप देख सकते हैं, in 1848 he prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world। उसने अपने संसार वर्ड के बारे में एक ड्रीम देखा, उसको दर्शाते हुए उसने 4 प्रिंट्स का एक सीरीज प्रिपेयर किया। ये फर्स्ट प्रिंट है उस सीरीज का, आप देख सकते हैं यहाँ। और उसने अपने ड्रीम को विजुअलाइज किया है यहाँ। और जो वर्ड उसका ड्रीम क्या था? वर्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। A world made up of democratic and social republics, he called them। फ्रेडरिक सोरियू उसको कहा करता था। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो फर्स्ट प्रिंट है उसके सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स का ये फर्स्ट प्रिंट है, जो आपके पहले चैप्टर के फर्स्ट पेज में ये दिखाया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ। इसमें क्या दिखा रहा है? इसमें दिखा रहा है पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका
मेन एंड वुमन ऑफ ऑल एजेज एंड सोशल ग्रुप्स। वह क्या करता है? कतार में मार्च कर रहा है, कतार में मार्च कर रहा है, और वह ऑफ एंड क्या कर रहा है? वह ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के को श्रद्धांजलि देकर के आगे बढ़ रहा है। यहां आप देख सकते हैं, आपको पता होगा, इन क्लास 9th वी हैव रेड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन कि ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने जाना कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो आर्टिस्ट था वह लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया था फीमेल फिगर से, लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया था फीमेल फिगर से। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक फीमेल फिगर दिखाया गया है, और ये फीमेल फिगर डिनोट कर रहा है किसका? लिबर्टी को, लिबर्टी को। इसमें आप देख सकते हैं कि you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand। एक हाथ में ये टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट पकड़ी हुई है, और दूसरे हाथ में इनके द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, दूसरे हाथ में द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये फीमेल फिगर है जो लिबर्टी को डिनोट कर रहा है। एक हाथ में द टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का प्रतीक चिन्ह, और दूसरे हाथ में जो है वह है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, सी बियर्स, उनके हाथ में है। आप उसके सामने में देख रहे हैं ऑन द अर्थ इन द फॉरग्राउंड, यहां देख रहे हैं सामने में आप on the earth in the foreground the image like the shattered remains of symbols of absolutist institutions। ये आप देख रहे हैं यहाँ इनके सामने में फोरग्राउंड में ना, ये क्या है? shattered remains of the symbols of absolutist institutions। ये निरंकुश सत्ता शासन के प्रतीक जो चिन्ह है वह बिखरा हुआ पड़ा है, बिखरा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं उसके माने एब्सोल्यूटिस्ट, निरंकुशवादी जो सत्ता था उससे संबंधित जो सिंबल्स है उनके अवशेष यहाँ बिखरे पड़े हैं इनके सामने में आप देख सकते हैं। तो इस फिगर में सरयू ने क्या किया? सरयू ने एक यूटोपियन विजन दिया। ये यूटोपियन विजन क्या था? ये यूटोपियन विजन यह एक सोसाइटी के लिए एक विजन था, अ विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ये कल्पना दर्श कह सकते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं कल्पना दर्श। ये समाज के बारे में एक दर्शन है जो इतना आदर्श है, इतना आइडल है कि वास्तव में ये इसका जो अस्तित्व में आना संभव नहीं है। यह इतना आदर्श है, इतना आइडल है, तो उसको उन्होंने दिया था यहाँ। इसमें उसमें देख रहे हैं कि सरयू ने अपनी यूटोपियन विजन में क्या किया है? पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। उस जमाने की बात जिस जमाने में अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज में बटा हुआ राष्ट्र होता था, उस जमाने में उसने एक डिस्टिंक्ट राष्ट्र की परिकल्पना दिया और लोगों को ग्रुप्ड दिखाया। लोग अलग अलग देशों में बटे हुए हैं। एक माने कुछ लोग खास कल्चर वाले लोग, खास लैंग्वेज वाले लोग जो है सो एक खास देश के निवासी हैं और उनकी पहचान है उनका फ्लैग और उसका उनका नेशनल कॉस्ट्यूम, उसका परिधान, राष्ट्रीय परिधान, उससे वह जाना जा रहा है, उससे उनकी पहचान हो रही है।
आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेशन, ये जो मार्च हो रहा है आगे की तरफ, इसमें आप देख रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास कर गया है दो देश के लोग, पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड ना, which by this time were already nation states। उस समय में ये नेशन स्टेट्स ऑलरेडी थे, नेशन स्टेट्स थे। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ उसके पीछे में आप देख रहे हैं फ्रांस। उसके पीछे में फ्रांस है, जो जिनको पहचाना जा रहा है उसके रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर के द्वारा, और वह स्टेच्यू के संपर्क में, उसके सामने में आ रहा है, स्टेच्यू को रीच कर रहा है, इसमें आप देख रहे हैं। और उसके बाद कहाँ के लोग हैं? द पीपल्स ऑफ जर्मनी। उसके पीछे में है पीपल्स ऑफ जर्मनी, जिसके हाथ में ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग है। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि सॉरियू ने ये कल्पना, इस इमेज का जो कल्पना है, इस इमेज को क्रिएट किया उस समय में जब जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। जर्मन लोग, जर्मन के जो नागरिक थे, उनकी पहचान एक यूनाइटेड नेशन के रूप में नहीं था। जर्मनी की पहचान एक यूनाइटेड नेशन के रूप में नहीं था, एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में नहीं था। उनके हाथ में जो फ्लैग है वह सिर्फ एक एक्सप्रेशन है ऑफ लिबरल होप्स इन 1848। ये 1848 का बना हुआ फिगर है, उसी में उसने इस फिगर को बनाया था। तो वह एक आशा को दिखा रहा है, 1848 में एक आशा को दिखा रहा है। और उसमें क्या बता रहा है? टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बता रहा है कि जो जर्मन जो लोग हैं, द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज ना, अनेकानेक जर्मन बोलने वाले जो ये प्रिंसिपैलिटीज हैं, ये जो रियासतें हैं, वह फॉर्ज हो गया है एक नेशन स्टेट के रूप में अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके पीछे में फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उसके पीछे में जर्मन पीपल्स ऑफ जर्मन के पीछे में उसको फॉलो कर रहा है ऑस्ट्रिया, द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उसके पीछे में द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो ये जो ट्रेन दिखा रहा है, ये जो कतार दिखा रहा है, ये जो क्यू दिखा रहा है, इसमें बताया गया है। आप देखते हैं कि ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ फ्रॉम टॉप, इसको यहाँ हेवन के रूप में दिखा रहा है कि फ्रॉम द हेवंस ना। इसमें कौन सब है? क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स ना, गेज अपॉन द सीन। इस दृश्य का अवलोकन कर रहा है, आंखें गड़ाए हुआ है। गेज में होता है आंखें गड़ा करके देखना, उसको देख रहा है ना। और ये सारे के सारे दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉरियू टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो दृश्य है उसको वह बताना चाह रहा है। ये सारे जो दृश्य का उन्होंने यूज किया है, उसमें वह बताना चाह रहा है वह पूरे माने दुनिया के सभी राष्ट्रों के बीच में फ्रेटर्निटी, भाईचारा, इसके प्रतीक के तौर पर इसको दिखाया जा रहा है। इस तरह से आपने इस फिगर में देखा कि फ्रेडरिक सॉरियू क्या बताना चाह रहा था। उसने एक ऐसे वर्ल्ड का सपना उन्होंने देखा
जो सपना बाद में साकार हुआ ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. 19वीं शताब्दी के दौरान नेशनलिज्म का अभ्युदय होता है और इसने जो है सो संसार यूरोप के देशों के पॉलिटिकल और मेंटल जो परिस्थिति थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन ला दिया, काफी बदलाव देखने को मिला और इसका परिणाम हुआ द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट। इसका परिणाम हुआ द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। एक जमाने में यूरोप में मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स हुआ करता था ना, मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स हुआ करता था, बहुराष्ट्रीय वंशीय जो साम्राज्य ये हुआ करता था। इसके बदले में अब जो है सो इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट ना, नेशन स्टेट का इमर्जेंस होता है, अभ्युदय होता है, उसकी शुरुआत होती है। ये नेशन स्टेट क्या होता है? ये नेशन स्टेट क्या होता है? यह एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सॉवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। A centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory। माने नेशन स्टेट में क्या होता है? उसका टेरिटरी डिफाइंड होता है, उसका टेरिटरी, उसका जो सीमा होता है, किसी देश का सीमा, उसका बाउंड्री वह डिफाइन होता है और एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वह उसके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल होता है उस देश पर। तो इस तरह से इसका उदय होता है। तो और बाद में जाकर के लोगों के अंदर में अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पैदा हुआ, अपने राष्ट्र के प्रति अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पैदा हुआ। लेकिन ये जो कॉमननेस था, ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग था ना, कह रहा है कि ये जो है सो ऐसा नहीं कि पुराने जमाने से, अनंत काल से, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल से ही चला रहा था ये कॉमननेस ना, इस तरह की बात नहीं थी। इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स। ये जो कॉमननेस की बात हुई, कॉमननेस जो आया समाज में, ये फोर्स्ड हुआ स्ट्रगल्स से, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। इस चैप्टर में हम लोग आगे जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेशनलिज्म क्रिएट करने में कितना योगदान रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पर्टिकुलरली। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। आज का जो होमवर्क होगा हमारा, आप देख सकते हैं, आज का होमवर्क जो बेस्ट होगा, जो हमने टॉपिक पढ़ा है, हु वाज फ्रेडरिक सोरियू, डिस्क्राइब अबाउट हिज ड्रीम of a word illustrated in the first print in 1848. Who was Frederick Sorio? Describe about his dream of a word illustrated in the first print in 1848. आज के लिए यही होमवर्क होगा और आज यहीं तक हम लोग रहेंगे। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।